Hi, I'm Anirudh and you are watching the Commerce Cafe. इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर पूरे सब्जेक्ट की नींव है, फाउंडेशन है। इसी के ऊपर पूरा अकाउंटेंसी का स्ट्रक्चर खड़ा है। आप जानते हैं कि अकाउंटेंसी बिजनेस की भाषा है, एक लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज में दो चीजें होती हैं, एक ग्रामर यानी व्याकरण, उस भाषा के रूल्स, और दूसरा वर्ड्स और उनके मीनिंग जो उस भाषा में यूज होते हैं। तो इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग का ग्रामर यानी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और रूल्स भी पढ़ेंगे, और बहुत सारे ऐसे टर्म्स भी पढ़ेंगे जो टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको अकाउंटेंसी में यूज किया जाता है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे टर्म्स को कवर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, छोटे छोटे अलग अलग वीडियोस हैं। और मेरा सुझाव है कि अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो इन वीडियोस को उसी ऑर्डर में देखिए जिस ऑर्डर में ये बनाए गए हैं। इसके लिए आप प्लेलिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं। सारे लिंक्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस हैं उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की भाषा है। बिजनेस के बारे में अगर किसी को कुछ बताना हो तो बिजनेस के बारे में क्या बताएंगे? बिजनेस कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो इसको जिस भाषा में कम्युनिकेट करते हैं वो है अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। हर भाषा के कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को नहीं समझते हैं, किसी भी भाषा के बारे में अगर आप या तो रूल्स को समझते नहीं है या फॉलो नहीं करते हैं, तो आप उस भाषा को नहीं यूज कर सकते हैं औरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए या औरों की बात समझने के लिए। आप कम्युनिकेशन नहीं, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर आप अपने रूल से चलेंगे, कुछ भी मन आए बोलेंगे, तो आप जो कहना चाहते हैं सामने वाला वो कभी नहीं समझेगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग यूज करने के लिए अकाउंटिंग के रूल्स को समझना और फॉलो करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब रूल्स या तो मैनमेड हो सकते हैं या नेचुरल हो सकते हैं। जैसे फिजिक्स के रूल्स, फिजिक्स के जो लॉज हैं, ग्रेविटी, ये ह्यूमन बींग्स ने बनाई नहीं, इन्वेंट नहीं करी है। उन्होंने डिस्कवर करा है, उसको स्टडी करा है और मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। अकाउंटिंग के रूल्स कंप्लीटली मैनमेड हैं। तो आप पूछेंगे अकाउंटिंग के रूल्स आए कहां से? अगर मैनमेड है तो कब बने, कैसे बने? तो इसका आंसर है कि ये इवॉल्व हुए हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक इवॉल्व होने के बाद ये आज के शेप में पहुंचे हैं। इवॉल्व होने का मतलब धीरे धीरे इंप्रूव होते होते और बेटर होते होते अकाउंटिंग के रूल्स आज के स्टेज तक पहुंचे हैं। जैसे जैसे उनको यूज करते हैं, एक्सपीरियंस होता है, उससे समझ में आता है इसको करने का और बेटर तरीका क्या है। तो इस तरह से अकाउंटिंग के रूल्स सदियों से इवॉल्व होते होते आज के शेप में पहुंचे हैं। ये रूल्स बिल्कुल रिजिड नहीं है। जैसे रूल का मतलब होता है नियम, तो लॉ में कोई नियम लिखा रहता है, कई बार रिजिड होता है। अकाउंटिंग के रूल्स फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल के जैसे। प्रिंसिपल मतलब समझिए सिद्धांत, कि आपको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और समय के साथ ये रूल्स थोड़े थोड़े बदलते भी रहते हैं। ये इवॉल्व होके यहां तक आए हैं, आगे भी इवॉल्व होते होते चेंज होते रहते हैं। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके सामने कई वर्ड्स आएंगे, रूल, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कॉन्वेंशन। एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। रूल तो बहुत सिंपल है, आप जानते हैं, जिसको हम हिंदी में नियम कहते हैं। अब देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक फंडामेंटल रूल है विच एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ बिहेवियर और एज अ गाइड टू एक्शन। इसका क्या मतलब है कि ये एकदम बेसिक रूल है, मूल सिद्धांत जिसको कहते हैं। और जब भी हमें कोई डिलेमा होता है, जब भी कोई दुविधा होती है कि हम ऐसे करें कि ऐसे करें, हम इसको, इस ट्रांजैक्शन को इधर रिकॉर्ड करें या वैसे रिकॉर्ड करें, तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो फंडामेंटल रूल है, ये हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए।
तो ये एज अ गाइडिंग फैक्टर, ये हमें गाइड करता है, दुविधा के सिचुएशन में मार्गदर्शन करता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन वो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जो काफी टाइम से होती चली आ रही है। कन्वेंशन का मतलब समथिंग दैट इज यूजुअली डन, जो होता आया है, जो परंपरा है, ट्रेडिशन है। तो अकाउंटिंग के फील्ड में जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं उनको हम अकाउंटिंग कन्वेंशन कहते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, आप स्टूडेंट्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें एक बेसिक थॉट या आइडिया होता है जिसके ऊपर वो पूरा चैप्टर खड़ा होता है। तो जब तक आप वो कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, आप उसकी एप्लीकेशन नहीं कर सकते। वैसे ही अकाउंटिंग में कुछ आइडियाज, कुछ सिस्टम एकदम फंडामेंटल है, मतलब फाउंडेशन है, अकाउंटिंग की नींव है। तो वो नेसेसरी अजम्पशन एंड आइडिया विच आर फंडामेंटल टू अकाउंटिंग, इसके बिना अभी जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं, तो हम इन सब को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जितने भी रूल्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, आप इसको जिस भी नाम से बुला लीजिए, इन सब को मिला करके जो ये रूल्स, कन्वेंशंस वगैरह आज के दिन प्रैक्टिस में सब लोग यूज कर रहे हैं, ये दुनिया भर में एक्सेप्टेड है, इन सब को मिला करके बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग की वो प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग करने के वो तरीके जो जनरली सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, और इसको शॉर्ट में GAAP भी कहते हैं, गैप भी कह सकते हैं। तो इसमें सारे प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, गाइडलाइंस वगैरह तो हैं ही। उसके अलावा जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, आप में से कुछ लोग आगे जाके CA का कोर्स करेंगे, और आप में से शायद हर कोई इसके बारे में जानता होगा। तो इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। वो CA के एग्जाम्स कंडक्ट करता है और लोगों को CA होने का सर्टिफिकेट देता है। वो ही इंस्टीट्यूट, वो ही बॉडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करती है। तो जिस भी पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करते वक्त जिस भी चीज से रिलेटेड कोई दुविधा हो सकती है, या एक काम को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो स्टैंडर्ड्स में वो नियम और वो प्रिंसिपल्स वो लोग क्लियरली डिफाइन करते हैं कि इस सिचुएशन में आपको किस तरह की अकाउंटिंग करनी है, कब एसेट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना है, कब इनकम एक्सपेंडिचर को रिकॉग्नाइज करना है, और उससे रिलेटेड क्या डिस्क्लोजर्स करने हैं। तो काफी डिटेल्ड होते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, काफी डिटेल्ड, एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक इश्यू से रिलेटेड अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। तो प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, गाइडलाइंस के अलावा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी GAAP, गैप का पार्ट होते हैं। वैसे ही अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर IFRS होता है। जैसे हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS कहते हैं। अमेरिका में US गैप होता है। तो वो जगह, अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। इन सारी चीजों को मिलाकर कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। हम गैप क्यों फॉलो करें? मैंने पहले भी बताया कि अगर बिजनेस को अपने बारे में औरों को बताना है तो एक लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग की लैंग्वेज। और अगर हम उस लैंग्वेज के सारे रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो लोग हमारी बात समझेंगे नहीं, हमारी रिपोर्ट्स का गलत मतलब निकाला जाएगा, हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को सही इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा। तो जब हम गैप फॉलो करते हैं, जो भी कंपनी रिपोर्ट्स बना रही है, जो भी बिजनेस अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल हो जाता है, हम उस पर रिलाय कर सकते हैं। दूसरा, उसमें एक कंसिस्टेंसी आती है और वो कंपेरेबल हो जाता है। कंपेरेबल का मतलब हम दो अलग अलग बिजनेसेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके कंपेयर कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं कि कौन सा बेटर है। इसे बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। और वैसे ही हम एक ही बिजनेस के अलग अलग साल के रिपोर्ट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं कि पहले के कंपैरिजन में अब ये बिजनेस पहले से बेटर हुआ है या थोड़ा खराब हुआ है, कैसा चल रहा है। तो
तो जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अजम्पशंस हैं, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले जाना था, द मोस्ट फंडामेंटल, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन हैं। पहला है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, और तीसरा है अक्रूवल। इन सभी के बारे में हम बहुत डिटेल में आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो बाकी के अदर अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, अब पहले तीन को मैंने कॉन्सेप्ट कहा, बाकी को मैं कन्वेंशन कह रहा हूं, लेकिन ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। बुक्स में आप देखेंगे कई जगह इन कन्वेंशंस को भी कॉन्सेप्ट कह दिया है, तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हम कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ेंगे? बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, हिस्टोरिकल कॉस्ट, डुअल एस्पेक्ट, रियलाइजेशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म, मटीरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस हम पढ़ेंगे। नाम सुन के घबराइए मत, सब कॉमन सेंस पे बेस्ड हैं, और मैंने इनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स यूज किए हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हमें दो टर्म्स समझने की जरूरत है जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं, ट्रांजैक्शन और इवेंट। ये क्या होते हैं, इसके बाद हम कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पे जाएंगे। सबसे पहले इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना, कुछ भी घटित होता है उसको बोलते हैं इवेंट। तो कोई भी ऐसी घटना जिसका बिजनेस के ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस हो, कॉन्सिक्वेंस मतलब इफेक्ट, और जो मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सके, मतलब वो फाइनेंशियल इंपैक्ट हो, मॉनिटरी इंपैक्ट हो, कुछ पैसे से रिलेटेड इंपैक्ट हो, और आप उसको मेजर कर सकें कि इसका इंपैक्ट इतने पैसे का हुआ। जैसे हम कोई खर्च करते हैं तो हमें पता है हमने इतने पैसे खर्च कर दिए। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन भी एक इवेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग इसीलिए है क्योंकि इसमें दो अलग अलग लोगों के बीच में एक एक्सचेंज होता है, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो जैसे आपने कुछ सामान खरीदा, तो आपने सामान लिया और पैसे दिए। सामान की भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है जिसे हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं कि कितने का सामान है, और बदले में हम कैश देते हैं, तो कैश तो हमें पता ही है, वो तो मनी है। तो ऐसे जब कोई एक्सचेंज होता है उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब क्या चीज है जो ट्रांजैक्शन और इवेंट नहीं है? कई बार हम लोग घरों में या फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली के लिए कई सारे काम ऐसे करते हैं जिसका कोई कमर्शियल बेसिस नहीं होता, कमर्शियल रीजन के लिए नहीं करा है, वो लव एंड अफेक्शन के लिए किया है। या कई बार हम चैरिटेबल काम भी करते हैं, तो ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। इन ट्रांजैक्शंस को मनी के फॉर्म में मेजर नहीं किया जा सकता। आपके घर में कोई है जो आपका ध्यान रखता है, सपोज आपकी मदर हैं या आपके फादर हैं, तो अब वो आपके लिए जो करते हैं, क्या आप उसको पैसों के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? नहीं, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो ये कभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के परव्यू में नहीं आएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इन ट्रांजैक्शंस को कंसिडर ही नहीं करेंगे। दूसरा, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको मनी के टर्म्स में मेजर करना पॉसिबल ही नहीं होता है। आपको किसी बड़े ने आशीर्वाद दिया, अब उस आशीर्वाद की वैल्यू आप मनी के टर्म्स में क्या निकालेंगे? कुछ नहीं निकाल सकते। तो ये सारी चीजें कभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आएंगी। उसके अलावा जैसे स्किल, फॉर एग्जाम्पल आप एक बिजनेस चलाते हैं, आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई जिससे उनका स्किल डेवलप हो, या फिर वो ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएं, दोनों में से कोई सा भी। तो क्या ये बिजनेस के ऊपर इसका इंपैक्ट होगा? हाँ, डेफिनेटली होगा। अगर वो ट्रेनिंग सही में काम करेगी, उनका स्किल बढ़ रहा है या उनका मोटिवेशन बढ़ रहा है, तो वो और बेटर काम कर पाएंगे और आपको बिजनेस में इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन क्या हम उनके स्किल को मनी के टर्म्स में डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए इस तरह के ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। हाँ, अगर ट्रेनिंग कराने के लिए आपने कुछ पैसे खर्च किए हैं, किसी ट्रेनर को बाहर से बुलाया है,
कोई बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया जो लाखों रुपए लेता है, तो वो जो पैसे आपने खर्च किए हैं उसकी आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी कि मेरे पास से इतने पैसे चले गए, इतने खर्च हो गए। लेकिन लोगों का मोटिवेशन बढ़ गया उस स्पीकर की बात सुन के, इसको आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। हाँ, मोटिवेशन बढ़ने के बाद जब वो अच्छा काम करेंगे तो आने वाले महीनों में आपकी सेल और ज्यादा बढ़ेगी, तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तब इनडायरेक्टली वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ ही जाएगा बढ़ी हुई सेल के रूप में। लेकिन वहां भी हम बढ़ी हुई सेल को ही मेजर कर रहे हैं, मोटिवेशन को नहीं। तो जो चीज मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगी ही नहीं। एक और एग्जांपल बताता हूं। सपोज आपने बिजनेस के लिए कोई नए सीईओ को अपॉइंट किया है, सेलेक्ट किया है, किसी बहुत ही एक्सपर्ट को, और बहुत ही बड़े एक्सपर्ट को आपने अपॉइंट किया, उसने हाँ भी कह दिया है। क्या इस इवेंट का बिजनेस पे इंपैक्ट होगा? बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, लेकिन इसको मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसका इंटरव्यू लेने के लिए, उससे बात करने के लिए, उससे मीटिंग करने के लिए हम गए, या किसी रिक्रूटर को हायर किया, उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। जब वो ज्वाइन कर लेगा और 1 महीना हो जाएगा, उसको उसकी सैलरी दी जाएगी, वो सैलरी भी हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन नया सीईओ आ रहा है, ये खुद में कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सके, ना ये कोई ट्रांजैक्शन है। इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं की जाएंगी। तो ये था ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कन्वेंशन या कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। वैसे एक तरह से तो आप ये सीख ही चुके हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट की डेफिनेशन में, फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग वी हैव टू क्वांटिफाई द इंपैक्ट ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। हम जब कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट, मॉनिटरी इंपैक्ट, मनी के टर्म्स में उसका कितना इंपैक्ट हुआ वो मेजर करना होता है, उसकी क्वांटिटी डिसाइड करनी होती है, मनी की क्वांटिटी, इसीलिए उसको बोलते हैं क्वांटिफाई। ठीक है। तो अगर जैसे कि कुछ ऐसी घटना हो गई कि आपके गोडाउन में आग लग गई, थोड़े से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो आपको लॉस हो गया, तो तुरंत आप क्वांटिफाई करेंगे कितना लॉस हुआ, और किस टर्म्स में क्वांटिफाई करेंगे? मनी के टर्म्स में। 1,000 का सामान खराब हो गया, 2,000 का, तो ये ऑलवेज मनी के टर्म्स में होता है। इम्पैक्ट इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए, कई बार हम लोग मनी के अलावा भी कोई दूसरे स्टैंडर्ड्स यूज कर सकते हैं। कई बार बोलचाल की भाषा में बात करते वक्त ऐसे बोलते हैं ना कि अरे वो पर्सन तो बहुत अमीर है, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने बंगले हैं, इतनी लैंड है। तो वहां पर हम मनी यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसके पास बोल रहे हैं कि उसके पास 2 मर्सिडीज है, 2 फरारी है, 2 BMW है। तो यहां पर हम उसकी वेल्थ को दिखाने के लिए कार्स का नाम यूज कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जब भी बात करेंगे किसी भी चीज की मॉनेटरी वैल्यू को ही क्वांटिफाई करेंगे, हर समय मनी के टर्म्स में करेंगे। इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर मैं किसी पर्सन की वेल्थ रिकॉर्ड करने जाऊं और लिस्ट बनाऊं कि उसके पास क्या क्या है, तो उसके पास इतनी बड़ी जमीन है, उसके पास इतना किलो सोना है, उसके पास इतने डायमंड्स हैं, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं। अब क्या मैं इन चीजों को ऐड कर सकता हूं? 2 गाड़ी और 2 kg सोना मैं ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं इन सब की मॉनेटरी वैल्यू लिख दूं कि उसके पास इतने लाख का सोना है, उसके पास इतने लाख रुपयों की गाड़ी है, उसके पास इतने लाख रुपयों की जमीन है, अब मैं इन सबको ऐड करके उसकी टोटल वेल्थ बता सकता हूं। तो ये एक एडवांटेज होता है मनी को यूज करने का। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो इवेंट और ट्रांजैक्शन मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किए जा सकते उसे हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, अकाउंटिंग में कंसिडर ही नहीं करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, आइए वो समझते हैं। सबसे पहला तो वही कि जो ट्रांजैक्शन मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, मेजर नहीं हो सकता, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। उनमें से कुछ ट्रांजैक्शन और इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देंगे, तो ये एक लिमिटेशन है।
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर कंप्लीटली इग्नोर्ड। हम लोग अक्सर क्वांटिटी की बात करते हैं, कितने पैसे, लेकिन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल हमने अगर सेल किया तो हम मेजर करते हैं कि हमने कितने में सामान खरीदा था या बनाया था और कितने में वो बिका, इससे हम निकाल लेंगे हमारी प्रॉफिट कितना हुआ। लेकिन जब वो सामान बिका तो कस्टमर कितना खुश हुआ या नाखुश हुआ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल क्या था, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। तो हम क्वांटिटी तो मेजर कर रहे हैं, कितना सामान बिका, कितने रुपए का सामान बिका, लेकिन उसकी क्वालिटी और कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हम हो सकता है मेजर करते हो, बहुत सारे बिजनेस करते ही हैं, कस्टमर से फीडबैक लेते ही हैं। जब आप किसी स्टोर में जाएंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, उसके बाद वो आपको बोलते हैं रेटिंग देना हमें, तो आपके पास लिंक आएगा, आप उस पर ऑनलाइन रेटिंग देना। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। वैसे ही बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल स्टाफ की क्वालिटी, उनका स्किल कैसा है, उनका मोटिवेशन कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। बिजनेस इसको लेके बहुत परेशान रहते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं कि इसको बेटर किया जाए, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको हम इग्नोर कर देते हैं। और थर्ड पॉइंट, हम जब सब चीज मनी के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, मनी की खुद की वैल्यू स्टेबल नहीं है। आप जानते ही होंगे, या आप अपने बड़ों से अगर पूछें कि आज से 5 साल 10 साल पहले 100 रुपए में आप जितना सामान खरीद सकते थे, क्या आज भी 100 रुपए में उतना ही खरीदते हैं? नहीं। तो मनी की वैल्यू, परचेजिंग पावर जिसको बोलते हैं या वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो चेंज होता रहता है और जनरली ये समय के साथ गिरता रहता है। तो इसके कारण अकाउंटिंग में जो हमें पिक्चर दिखाई देती है किसी भी बिजनेस की, वो कभी कभी थोड़ी डिस्टॉर्टेड होती है। इसको चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो क्लियर होगा अच्छे से। देखिए, सपोज ये मिस्टर ए के इन्वेस्टमेंट्स हैं। उन्होंने 2010 में ये 10 ग्राम सोना खरीदा, 18,000 का भाव था उस समय 10 ग्राम का। उसके बाद उन्होंने अभी 2022 में रिसेंटली और 10 ग्राम सोना खरीदा, 50,000 का भाव है। अब अगर आपको इतनी सारी डिटेल नहीं पता उनके बारे में, कब खरीदा, कितना खरीदा, क्वांटिटी वगैरह वगैरह, तो अगर आप सिर्फ उनकी बैलेंस शीट देखें तो उसमें तो लिखा रहेगा गोल्ड और वैल्यू लिखी रहेगी 68,000। मतलब ये 18,000 को ऐड कर दिया और ये 50,000 को, इन दोनों को ऐड कर दिया। पर क्या ये दोनों सेम वैल्यू है? आज के दिन में इसकी वैल्यू तो कहीं ज्यादा है। क्या ये आपको डिस्टॉर्टेड पिक्चर दे रहा है? हाँ, दे रहा है। और अगर नहीं क्लियर हुआ तो और एक एग्जांपल दिखाता हूं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस बार समझिए, दो अलग अलग लोग हैं। मिस्टर ए हैं, उन्होंने 2010 में 20 ग्राम सोना खरीदा था, 18,000 का भाव था, तो उनको 36,000 का पड़ा था, क्योंकि इस बार 20 ग्राम खरीदा है। मिस्टर बी है, उन्होंने अभी रिसेंटली 2022 में खरीदा है, 10 ही ग्राम खरीदा है और 50,000 का भाव पड़ा उनको। तो अब अगर आप इन दोनों की बैलेंस शीट देखें, इतनी डिटेल में आपको नहीं बताऊं, सिर्फ बैलेंस शीट देखें, तो आप देखेंगे ए की बैलेंस शीट में गोल्ड है 36,000, और आप देखेंगे बी की बैलेंस शीट में भी गोल्ड है 50,000। ये देख के तो आपको लग रहा है ना कि बी के पास ज्यादा गोल्ड है, बी ज्यादा वेल्दी है, पर ये रियलिटी नहीं है। एक्चुअली ये इसने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रखा है। मार्केट वैल्यू के टर्म्स में देखेंगे तो ए के पास डबल गोल्ड है, मतलब आज के दिन उस गोल्ड की वैल्यू 1,00,000 रुपए है। तो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का एक लिमिटेशन है।